हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी किलर्स ऑफ फ्लावर मून के बारे में, जिसे आप एप्पल स्टोर पर अमेजॉन प्राइम रेंटल पर देख सकते हैं। इस मूवी का रन टाइम लगभग 3.5 घंटे के आसपास का है। यहाँ पर गोर और वायलेंस का लेवल माइल्ड है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रोफानिटी भर भर कर है, यानी हाई लेवल की है। इसे मैं बस अडल्ट और टीनेजर्स को ही रिकमेंड करूँगी। बच्चों को अगर इस निगेटिविटी से दूर रखा जाए, उन्हें ह्यूमैनिटी का ये विभत्स चेहरा देखने को ना मिले तो ही अच्छा है। देखिए, जब भी हम किसी वाइट फोक के घर ब्लैक या ब्राउन स्किन पर्सन को काम करते देखते हैं मूवीज़ या टीवी सीरीज़ में, तो बहुत ही नॉर्मल सा नज़ारा लगता है। कॉज यूरोपियन कॉलोनाइजर्स का जो अत्याचार अफ्रीका, एशिया और नेटिव अमेरिका पर हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। 16-17 सेंचुरी में रिसोर्सेज के लिए, ज़मीन के लिए जो जेनोसाइड मची थी, वो हम सब जानते हैं। तो ये मूवी वही ह्यूमैनिटी के काले पन्ने खोलकर हमें ऐसी कहानी सुनाती है जिससे हम अपने इंसान होने पर शर्मसार हो जाएं। ये कहानी आपके लिए लेजेंडरी डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसे लेकर आए हैं, जो अपनी यूनिक स्टाइल में क्राइम थ्रिलर बनाने के लिए फेमस हैं। और जिस लेवल की एक्टिंग रॉबर्ट डी नीरो, लियोनार्डो डिकैप्रियो और लिली ग्लैडस्टोन ने यहाँ पर की है, उतनी पावरफुल एक्टिंग के बाद इस मूवी का मल्टीपल ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए जाना लाजमी है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और पेनफुल है, शुरू से ही आपको बांध लेती है। जब आप नेटिव अमेरिकन्स के घर वाइट फोक्स को काम करते हुए देखते हैं, तब कौतूहल की सीमा नहीं रह जाती है और हम ये जानना चाहते हैं कि मांजरा चल क्या रहा है। ये सारी चीज़ें जो इसमें दिखाई गई हैं, देखकर मन में सिहरन सी दौड़ जाती है, ये याद करके कि ये सारी चीज़ें बस अभी 100 साल ही पुरानी हैं। मैं उस टाइम में कभी वापस जाना नहीं चाहूँगी। मेरे लिए मूवी 10 आउट ऑफ 10 है। साल 2023 जाते जाते आखिरकार ओपेनहाइमर और पास्ट लाइव्स को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर दे ही गया। बाकी इस मूवी को लेकर मेरा क्या टेक है, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी किलर्स ऑफ फ्लावर मून, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है 1920 से, जब रेमिनेंट्स ऑफ नेटिव ओसाज पीपल को जो रिजर्व लैंड गवर्नमेंट ने दी, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली तेल निकल आता है। अब ओसाज पीपल अमीर हो जाते हैं, उनके घर वाइट फोक्स एज अ सर्वेंट काम करने लगते हैं। जहाँ गुड़ है वहाँ मक्खियाँ तो भिन भिनाने आ ही जाती हैं। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के वाइट फोक्स यहाँ पर लूट मार मचा देते हैं, हत्याओं की घटनाएं यहाँ बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों से सीधे सीधे पैसा ऐठा नहीं जा सकता, उनकी लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाने लगता है, उनसे शादी की जाती है। बाद में उन लड़कियों को षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है और उनके हेड राइट्स उनके हस्बैंड को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बाकी कुछ ओसाज पीपल को गलत लतों में डालकर कर्जे में डुबो दिया जाता है और इस तरीके से उनके हेड राइट्स छीन लिए जाते हैं। तो बहुत सारे षड्यंत्र पैसा आते ही चारों तरफ फैल जाते हैं। आयरनी ये है कि इतना सब होने के बाद भी यहाँ के नेटिव लोग भेड़ की खाल के अंदर भेड़ियों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ये एक एक करके उन्हें अंदर ही अंदर खा रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं, लेकिन किसी का भी शक उधर जा ही नहीं रहा। और ये काम बखूबी कर रहे हैं विलियम किंग हेल, जो कभी यहाँ के डेप्यूटी शेरिफ हुआ करते थे। उन्होंने इन लोगों में अपनी गहरी पैठ बना ली है, बहुत ही गहरी मित्रता है, इनकी लैंग्वेज तक वो बोल लेते हैं और अंदर ही अंदर अपने अलग षड्यंत्र चला रहे हैं। अर्नेस्ट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपने अंकल हेल के पास रहने आया है, धीरे धीरे हेल उसके दिमाग में मॉली का ख्याल डाल देते हैं और बताते हैं कि अगर वो मॉली से शादी कर लेगा तो जितनी भी जायदाद मॉली के पास है उसके नाम आ जाएगी। और फिर जो कुछ होता है उसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अगेन आई वुड से पेनफुल है। राहत की बात यह है कि एंड आते आते जो कुछ भी इसमें होता है उससे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जिन्होंने गलत काम किया उन्हें उसकी सज़ा मिली, थोड़ी ही सही, और जिनके साथ गलत हो रहा था उनको जस्टिस भी मिला है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस कहानी की आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी टचिंग स्टोरी। ये एक ह्यूमनिस्टिक कहानी है जो हमें हील करने में हेल्प कर सकती है। जो कुछ भी 100 साल पहले हुआ उसको करने वाले को तो सज़ा अब नहीं दी जा सकती, लेकिन एटलीस्ट ये कहानी सुनकर प्रेजेंट जनरेशन को और फ्यूचर जनरेशन को एक पर्सपेक्टिव ज़रूर मिल सकता है कि किस रास्ते पर कभी भी निकलना नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स सिनेमा ने पावरफुल तरीके से ऑलरेडी कैप्चर किए हुए हैं और ये कहानी देखते समय इस मूवी के दौरान आपको वो ज़रूर याद आएंगे, चाहे बात शिंडलर लिस्ट की हो, देयर विल बी ब्लड की हो, ब्लड डायमंड की, या फिर होटल रवांडा की। सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है जो हमें कॉन्टेम्पलेट करने में हेल्प करता है।
सेकेंड पॉजिटिव, इन नेटिव्स के साथ क्या कुछ होने वाला है ये हम सबको पता है, हिस्ट्री की किताबों में ये सब कुछ दर्ज है, लेकिन किस तरीके से वाइट फोक्स की जो इनफाइनाइट भूख है और उसमें सब कुछ डाइजेस्ट होता चला जाएगा, उसे बखूबी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत ही अजीब सा लगता है जब हम ये देखते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ भी इन्हीं वाइट पीपल को पसंद कर रही हैं, बस स्किन कलर और आई कलर के डिफरेंस से अपने यहाँ की चीज़ों को देख ही नहीं रहे, उन्हीं के खाने को भी पसंद किया जा रहा है, चाहे फिर वो उन्हें अंदर ही अंदर मार क्यों ना रहा हो, उन्हें डायबिटीज़ जनरेशन बाय जनरेशन दे रहा हो। और ये सारी चीज़ें जब जोड़कर हमें कहानी के माध्यम से यहाँ पर दिखाई गई हैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्नी फील होती है, साथ ही समझ में आती है कि हम अपनी लाइफ में समय कहाँ किस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं। सो थर्ड पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी बेहतरीन एक्टिंग बाय लिली ग्लैडस्टोन, रॉबर्ट डी नीरो एंड लियोनार्डो डी कैप्रियो। यहाँ पर कैप्रियो आपको अलग ही अंदाज में नजर आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट नयापन लिए हुए है और वो ह्यूमन की वो वनरेबल साइड दिखाने वाले हैं जो पैसे के सामने झुक जाता है, वहाँ पर मानवता भी हार जाती है। वो किस तरीके से अपनी वाइफ को यहाँ पर ट्रीट करेंगे पैसों के लालच में, वो देखकर आपको बहुत धक्का लगने वाला है। रॉबर्ट डी नीरो तो एक ऐसे इंसान का रोल कर रहे हैं जो इविल टू द कोर है और वो इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर पाए हैं, अंत तक उसे कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। और लिली ग्लैडस्टोन ने बेहतरीन एक्टिंग से जो मॉली का कैरेक्टर है, जब वो अपने डिम फेज में चल रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, तब आप देखिएगा मॉली ने कैसे उस कैरेक्टर को जीवंत कर दिया है। बेहतरीन एक्टिंग, और एक्टिंग के लिए ये मूवी ऑस्कर्स में ज़रूर नॉमिनेट होने वाली है। फोर्थ पॉजिटिव, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी अगेन क्रिएटेड अ क्लासिक पीस ऑफ वर्क। उन्होंने जो क्राइम थ्रिलर को ह्यूमन स्टोरी के साथ वंडरफुल सीन्स, बेहतरीन कैमरा वर्क, कॉस्ट्यूम्स, एक्सेंट, मेकअप, लोकेशंस के साथ जो सारी चीज़ों का ब्लेंड बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है, दैट इज़ जस्ट परफेक्ट, एटलीस्ट फॉर मी तो है। तो बेहतरीन डायरेक्शन। फिफ्थ पॉजिटिव, म्यूजिक इज सरप्राइजिंगली गुड, इट हैज़ डीप चिलिंग बीट्स। और जो कुछ भी कहानी में चल रहा है उसके पीछे जो ओसाज नेटिव सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलते हैं, वो कहानी में चल रही पेन, एग्नी और जो भी उनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं उन भावनाओं को एसेंचुएट कर देते हैं और आप बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ मूवी हैं वो मुझे बहुत ही एराटिक लगे थे, ऐसा लग रहा था सब अब्रप्टली शुरू हो जा रहा है, लेकिन जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स सब कुछ स्मूथ हो जाता है और आप कहानी के अंदर खो जाएंगे, निकलने का मौका आपको ये मूवी नहीं देने वाली है। सेकेंड नेगेटिव, लेट्स बी प्रैक्टिकल, जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए ये 3.5 घंटे बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले होने वाले हैं, लेकिन जो लोग छोटी मूवी देखना पसंद करते हैं वो शायद इसके साथ लिंगर ऑन ना कर सके। अगर बात मेरी की जाए तो एंड में जो कुछ भी है उसे रेडियो प्रोग्राम के थ्रू जल्दी से सब कुछ रैपअप किया गया है, मैं उसे और एक्स्ट्रा 30 मिनट्स देख सकती थी। ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आप सिनेमा के फ़ैन हैं तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप छोटी मूवीज़ देखते हैं तो आप इसे पार्ट्स में देख लीजिए, देखिएगा तब भी बहुत अच्छी है, ऑस्कर्स के लिए जाने वाली है। दैट्स इट, बाय।